नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9, जहां हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम आपको केवल खबर नहीं बल्कि बताते हैं उस खबर का आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर किस तरह का असर पड़ता है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और इसका असर भारत पर भी व्यापक रूप से दिखाई पड़ा। इससे शेयर बाजारों में कोहराम मच गया और निवेशकों के करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यूक्रेन पर रूसी हमले से भारतीय शेयर बाजार में कोहराम मच गया। बाजार में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में भारी बिकवाली हावी रही। निफ्टी के सभी 50 शेयरों में बिकवाली दिखी, जबकि सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में दबाव देखने को मिला। सभी लाल निशान में रंगे हुए थे। निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयरों में बिकवाली हावी रही है। इससे निवेशकों की संपत्ति करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 2702 अंक टूटकर 54,529 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 815 अंक गिरकर 16,247 के स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे, 2 साल की ऊंचाई पर सोना नजर आया। जी हां, एक तरफ हम देख रहे थे कि शेयर बाजार में दबाव था, लेकिन वहीं सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में मांग बढ़ी। सुरक्षित निवेश के लिए दुनिया भर में सोने की मांग में एक तेजी देखने को मिल रही है। एक दिन में सोना 3% से ज्यादा उछल गया। न्यूयॉर्क में सोने का भाव $60 से ज्यादा बढ़कर $1972 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया। ये 2 साल का सबसे ऊंचा स्तर है और इससे पहले जनवरी 2020 में सोना $1964 पर था। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 1656 रुपए के जोरदार उछाल के साथ 51,627 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 2022 के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। आज के इंट्राडे में सोना करीब 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 51,750 रुपए तक गया। जानकारों का सोने में इस तेजी का कारण रूस और यूक्रेन के बीच गहराता संकट है और सोने के भाव जल्द ही $2000 प्रति ऑन्स के स्तर पर नजर आ सकते हैं। अगली खबर क्रूड से जुड़ी हुई। 8 साल के बाद क्रूड ऑयल पहुंचा $100 के ऊपर। सरकार ने शुरू किया मंथन। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर गुरुवार को 8.36% उछलकर $104.94 प्रति बैरल पहुंच गया था। 2014 के बाद ये सबसे ऊंचा स्तर है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के भीतर भी हलचल शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय से पेट्रोलियम ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार करने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ये देख रहा है कि क्या एक्साइज ड्यूटी में कटौती के असर को वहन कर सकता है। ईंधन की कीमतें 4 नवंबर से नहीं बदली हैं। उस दिन डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए लीटर और पेट्रोल पर 5 रुपए लीटर घटाने की घोषणा की गई थी। ग्लोबल क्रूड ऑयल कीमतों में उछाल के बीच तेल मार्केटिंग कंपनियां अंडर रिकवरी की वजह से नुकसान का सामना कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संघर्ष से पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज चिंता रुपए के भाव पर भी नजर आई। यहाँ बड़ी गिरावट दिखी है और सरकार के ऊपर इससे बढ़ जाएगा आयात बिल का बोझ। जोखिम वाली संपत्तियों की मांग प्रभावित होने से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 102 पैसे की जोरदार गिरावट के साथ $75 के आसपास बंद हुआ है। विदेशी मुद्रा की सतत निकासी, घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। इस बीच 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर का रुख दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक जो है वो 0.74% की तेजी के साथ 96.90 पर जा पहुंचा है। अगली खबर नौकरी करने वालों के लिए है और ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में अंशदान में देरी के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई अब नियोक्ता को करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं। इस कानून के तहत नियोक्ता की यह जिम्मेदारी है कि वो अनिवार्य रूप से भविष्य निधि की कटौती करे और उसे ईपीएफ कार्यालय में कर्मचारी के खाते में जमा कराए। कोर्ट ने कहा कि ईपीएफ अंशदान जमा करने में देरी के लिए नियोक्ता को कानून की धारा 14B के तहत क्षतिपूर्ति देनी होगी। युद्ध की हलचल के बीच भारत के लिए आई है एक अच्छी खबर। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। मूडीज 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए इसे बढ़ाकर 8.4% कर रही है। रेटिंग एजेंसी ने तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति बाधाओं को वृद्धि की राह में बाधक बताया है। पहले मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए 7% का अनुमान जताया था। मूडीज ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में 8.4%
और वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5% की दर से वृद्धि हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। अगली खबर बिटकॉइन, ईथर सहित सभी क्रिप्टो की कीमतों का एक अपडेट आपको देते हैं। यहाँ भारी गिरावट दिखी है। दो देशों के बीच शुरू हुई लड़ाई का असर सभी तरफ नजर आ रहा है। गुरुवार को क्रिप्टो करेंसीज में भी इस वजह से गिरावट ही देखने को मिली है। बिटकॉइन की कीमत एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी लगभग 10% की कमजोरी के साथ $34,618 के स्तर पर पहुंच गई है और दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम भी लगभग 10% की गिरावट के साथ $2,373 के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसके अलावा डॉजे कॉइन की कीमत में 12% की कमजोरी देखने को मिली। शिबा इनू लगभग 10% टूटकर आज कारोबार कर रहा था। वहीं सोलाना, XRP टेरा, एवलांस, स्टेलर, पॉलीगॉन जैसी करेंसी भी 8 से 15% के बीच गिरावट झेलती हुई नजर आई है। जंग से सिर्फ तेल और नेचुरल गैस ही नहीं बल्कि खाद्यान्न भी हो सकते हैं महंगे। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सिर्फ तेल और नेचुरल गैस नहीं बल्कि गेहूं जैसी आवश्यक कमोडिटीज पर भी इसका असर पड़ेगा। राजन ने कहा कि खाद्यान्न की कीमतें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस दुनिया में होने वाले गेहूं के निर्यात में अहम योगदान निभाते हैं। राजन ने कहा कि ग्लोबल रिकवरी पर भी जोखिम मंडरा रहा है। नेचुरल गैस को लेकर चिंता ज्यादा है जिसकी सप्लाई सीमित है। एल्यूमिनियम की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। अगली खबर, गैस सिलेंडर के साथ अब होगी तेल साबुन की भी होम डिलीवरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एफएमसीजी कंपनी डाबर के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत इंडियन रसोई गैस की होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी अब दैनिक जरूरी सामान जैसे कि तेल, साबुन, मंजन आदि की भी आपूर्ति करेंगे। इंडियन ऑयल के इंडियन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर डाबर के रिटेल बिजनेस में भागीदार बनेंगे। इंडियन ऑयल और डाबर पूरी वैल्यू चेन को तैयार करने के लिए टेक्निकल और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम कर रही है। इंडियन ऑयल के 12,750 इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर और 90,000 से अधिक डिलीवरी बॉयज हैं जो 14 करोड़ परिवारों तक रसोई गैस की जरूरत को पूरा करते हैं। और मनी टाइम की 10वीं खबर, रियलमी की नई स्मार्टफोन, नाम है इसका नार्जो 50। इस फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी है जो 33 वॉट चार्जर के साथ आएगी। Realme Narzo 50 में रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से यूजर्स इसे 11 GB तक के रैम तक एक्सपैंड कर पाएंगे। इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। 2 रंगों में ये मौजूद है, स्पीड ब्लैक और स्पीड ब्लू। इसके 4 GB प्लस 64 GB वेरिएंट की कीमत है 12,999 रुपए। 6 GB प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 15,499 रुपए। इस फोन की पहली सेल 3 मार्च को अमेजॉन और realme.com साथ ही में कुछ और चैनल्स पर भी आपको मिलेगी। तो नजर रखिए, अगर आपको अपना फोन बदलना है ये फोन आपके लिए हो सकता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से क्या टल जाएगा LIC का IPO? जानते हैं चेयरमैन ने इस पर क्या कहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर शेयर बाजारों में मचे कोहराम से मार्च महीने में आने वाले LIC के IPO पर असर को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकार की पैनी नजर इस पर बनी हुई है। LIC का आने वाला IPO फिलहाल अपनी निर्धारित योजना के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। सरकार के पास इस मामले में निर्णय लेने के लिए मार्च के पहले हफ्ते तक का समय है। सरकार किसी भी ग्लोबल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। LIC के चेयरमैन MR कुमार ने कहा कि बीमा कंपनी रूस यूक्रेन तनाव से उपजी भू राजनीतिक स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर बनाए हुए है। मार्च में ही IPO को सूचीबद्ध कराने को लेकर काफी गंभीर भी है। ड्रोन से होगी अब देश में खेत किसानी से जुड़े काम। ड्रोन बनाने वाले स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपनी किसान ड्रोन पहल के तहत 2025 तक 6 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे 6 लाख रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। कंपनी ने कृषि क्षेत्र के लिए सेवा के रूप में ड्रोन नाम से एक पहल शुरू की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में गुड़गांव और चेन्नई स्थित किसान ड्रोन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया था। कंपनी ने कहा कि किसान ड्रोन पहल से किसानों को कीटनाशकों तथा उर्वरकों के छिड़काव के लिए अत्याधुनिक तकनीक की मदद मिलेगी। और अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। भारतीय एयरटेल ने ब्लॉकचेन टेक स्टार्टअप एक्लिस में रणनीतिक हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। एयरटेल एक्लिस की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अपनी तेजी से बढ़ते एडटेक, डिजिटल एंटरटेनमेंट और डिजिटल मार्केटप्लेस बिजनेस में करने वाली है।
एडटेक स्टार्टअप कॉलेज देखो ने अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी गेट माई यूनी का अधिग्रहण 50 करोड़ रुपए में कर लिया है। अधिग्रहण के बाद गेट माई यूनी स्वतंत्र रूप से अपना परिचालन जारी रखेगी। इस सौदे से कॉलेज देखो के राजस्व में वृद्धि होगी। नियो बैंकिंग स्टार्टअप नियो ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $10 करोड़ की राशि जुटाई है। इस राउंड में एक्सेल, लाइटरॉक इंडिया, बीम्स फिनटेक फंड ने हिस्सा लिया। नियो बैंक के साथ भागीदारी में डिजिटल सेविंग अकाउंट और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। कंपनी अभी करीब 40 लाख ग्राहकों को अपनी बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर में क्या फिर आएगी तेजी? जानने के लिए देखिए 80, 90, पूरे 100 और फॉर्मूला गुरु में जानिए डेट इक्विटी रेशियो से क्या पता चलता है, क्या महत्व है इसका। और चैन की सांस में हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक आपदाओं से कौन सा वो बीमा है जो आपको तैयार रख सकता है। तो चलिए किसी के साथ हम मनी टाइम में लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक्स।